दोस्तों नमस्कार। दिल्ली कैपिटल्स टीम पर आज हम चर्चा करेंगे। पार्थ जिंदल जो इसके को ओनर हैं, उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि इस बार एक नहीं दो दो कप्तान होंगे उनके इस आईपीएल सीजन 2025 में। जी हाँ, आईपीएल 2025 का जो सीजन होगा उसमें दो कप्तान होंगे, एक केएल राहुल और एक अक्षर पटेल। उन्होंने दोनों का नाम लेकर जिक्र किया। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अक्षर पटेल 16.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था उन्होंने, यानी उनको रिटेन किया था। कुलदीप यादव को 13.25 करोड़ रुपए में, और ट्राइस्टन स्टब्स को 10 करोड़ में, और अभिषेक पुरल को 4 करोड़ में रिटेन किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। एक झलक तो हमें लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर जा रहा है जो शायद उसको मैच जिताने वाले, या ये कहिए कि बिल्कुल आउटडेटेड प्लेयर हैं, लेकिन अब हमने बारीकी से इसका पूरा आकलन किया तो हमें लगा कि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं दिल्ली कैपिटल्स के पास, और जो काम अभी तक नहीं हुआ शायद वो इस बार हो जाए, क्योंकि हमारा आकर्षण जो है वो यही है कि जो टीमें अब तक चैंपियन नहीं बनी है वो उनमें से ही कोई टीम चैंपियन बने तो उसका कुछ मजा और है। वैसे 2020 में ये टीम चैंपियन बनने के बहुत करीब पहुंच गई थी, दूसरे नंबर पर रही थी। ये वो टीम थी जिसमें हेटमायर थे, और इसके अलावा दोनों खिलाड़ी आर अश्विन थे, अक्षर पटेल थे, और इसके अलावा जो है दोनों, यानी श्रेयस अय्यर जो बहुत महंगे बिके हैं, और साथ ही दूसरे ऋषभ पंत, ये दोनों एक साथ एक टीम में हुआ करते थे। तो ये टीम फाइनल में पहुंची थी 2019 और 2021 में, प्लेऑफ तक पहुंची। 2022, 2023, 2024 यानी पिछले 3 सीजन इस टीम के खराब गए, यानी लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। और 2012 में ये टीम प्लेऑफ में पहुंची थी, और 2008 और 2009 में ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी। तो अब अगर जो प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें, जो मुझे प्लेइंग 11 नजर आ रही है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, और इनके परफॉर्मेंस के बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूंगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की भी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बेशक मेरी ये टॉप टीमों में ना हो, लेकिन ये टीम क्योंकि मेरी दिल्ली कर्मस्थली है, तो जाहिर सी बात है कि हम दिल्ली के प्रति एक झुकाव होना बहुत लाजमी है। मैं फ्रेजर मैकगुर्क को, जो इन्होंने आरटीएम का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम में शामिल किया है, उसके लिए मैं दिल्ली टीम को बधाई देता हूं। और वो और साथ ही फाफ डू प्लेसी पारी की शुरुआत करते हुए आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद अभिषेक पोरल नंबर 3 पर, केएल राहुल नंबर 4 पर, ट्राइस्टन स्टब्स जो है जिन्होंने पिछले दिनों साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई थी भारत के खिलाफ एक मुकाबले में कोइजी के साथ, वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद नंबर 6 पर अक्षर पटेल या आशुतोष शर्मा में से किसी को भी आप नंबर 6 या नंबर 7 पर गिन सकते हैं। और उसके बाद गेंदबाजों में अगर तो पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित हुई तो मिचेल स्टार्क, या ऑब्लिक आप कह लीजिए डोनोवन परेरा, साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज। इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी अपनी टीम में जगह बनाएगा। उसके बाद कुलदीप यादव होंगे स्पिनर के तौर पर, मुकेश कुमार होंगे, और फिर मोहित शर्मा और नटराजन में से कोई एक। ये है मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 इस बार की। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो टॉप 6 बल्लेबाज है उसमें से अगर केएल राहुल और अक्षर पटेल को आप छोड़ दें तो सभी का, या टॉप 7 में अगर आप देखें तो बाकी 5 का 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम टीमों में आपको ऐसा मिलने वाला है। जैक फ्रेजर मैकगुर्क जो पिछली बार के हीरो थे, और उन्होंने 234 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। 234 का स्ट्राइक रेट अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट होता है। और उसके बाद फाफ डू प्लेसी का अगर आप देखेंगे 161.62 का स्ट्राइक रेट रहा, रन भी अच्छे बनाए दोनों ने। और इसके बाद तीसरे नंबर पे अभिषेक पोरल, जो कि विकेट कीपिंग आपको करते हुए दिख सकते हैं, जिनका स्ट्राइक रेट भी 159.51 का है, 159.51। और ये इनको भी रिटेन किया था 4 करोड़ रुपए में, लेकिन ये 4 करोड़ में भी आपको जो है कम से कम 14-15 करोड़ वाली कीमत का परफॉर्मेंस करके देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब सारे मारामारी करने वाले प्लेयर होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि टीम 14-15 ओवर में कहीं बिखर ना जाए, अगर नेगेटिव पॉइंट भी देखा जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केएल राहुल को टीम में शामिल किया गया है। 133.62 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है पिछली बार। रन काफी बनाते हैं ये, 540 कुछ रन थे इनके, और ये टीम को एक बैलेंस देते हैं ताकि आक्रामक
खेल में कहीं विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो जाए तो ये विकेटों को संभाल सकते हैं। ट्राइस्टन स्टब्स की बात करते हैं, 372 का इन्होंने कुल मिलाकर रन बनाए और इनका जो 190.90 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है पिछली बार, तो ये भी अपने आप में काबिले तारीफ है। और फिर उसके बाद आशुतोष शर्मा 189 रन इन्होंने बनाए 11 मैचों में 167.25 के स्ट्राइक रेट से, और पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेला करते थे और जो इनके चौके छक्के होते थे ये बड़े सहजता के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में छक्के लगाते थे। स्क्वायर लेग और फाइन लेग इनकी पसंदीदा जोन है, वहां पर ये खूब छक्के लगाते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल पर आइए, 131 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन इनका सबसे प्लस पॉइंट जो रहा बॉलिंग में, विकेटें तो 11 ही रही 14 मैचों में, लेकिन 7.65 का इनका इकोनॉमी रही। इकोनॉमी बहुत ही शानदार रही अक्षर पटेल की। तो शुरू के जो 7 खिलाड़ी हैं टीम को बहुत मजबूती देते हैं, और उसके बाद मिचेल स्टार्क केकेआर के आखिरी चंद जो मुकाबले थे उसमें इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया और अच्छी गेंदबाजी की। अगर पिच स्पिन फ्रेंडली हुई तो उनको बाहर बैठना पड़ेगा। डोनोवन परेरा साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज कमान संभालेंगे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के साथ। और फिर आते हैं मुकेश कुमार, इनको भी आरटीएम से अपनी टीम में शामिल किया था। 10 मैचों में 17 विकेट, यानी अपने आप में बहुत शानदार प्रदर्शन, क्योंकि ये एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है और इनकी इकोनॉमी 10.36 की रही, लेकिन विकेट चटकाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है मुकेश कुमार के साथ। फिर उसके बाद मुकेश कुमार और नटराजन में से कोई एक ही खेल पाएगा, दोनों की जगह टीम में बनती नहीं है। नटराजन को देखें, ये सनराइजर्स हैदराबाद से आए और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, 14 मैचों में 19 विकेट और 9.05 की इकोनॉमी से। इनको यॉर्कर मैन भी कहा जाता है क्योंकि खूब यॉर्कर गेंदें करते हैं और बल्लेबाज की रिदम को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। अगर मोहित शर्मा की बात करें तो ये खिलाड़ी जो है पिछली बार गुजरात टाइटंस की तरफ से खेला था और अपनी टीम की ओर से इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे। यानी नटराजन सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर और मोहित शर्मा गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर, लेकिन इकोनॉमी इनकी 10.89 की रही। अगर नटराजन फिट रहे तो नटराजन को ही चांस मिलेगा, अगर वो नहीं फिट हुए या थोड़ी बहुत भी गुंजाइश रही तो मोहित शर्मा पर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग और शुरू के 6 बल्लेबाजों का 7 बल्लेबाजों में से 5 का स्ट्राइक रेट 159 से ऊपर का होना दिल्ली को विशिष्ट दर्जा देता है। बेशक फाफ डू प्लेसी उम्र दराज खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, बिल्कुल 30 साल के खिलाड़ी जैसी ये फील्डिंग करते हैं, डाइव लगाते हैं। और विराट कोहली के साथ इनकी जोड़ी जो है पिछले आईपीएल की बहुत आकर्षण का केंद्र बनी थी। तो इस बार जैक फ्रेजर मैकगुर्क के साथ फाफ डू प्लेसी की ओपनिंग जोड़ी कहर बरपा सकती है, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने खूब कहर बरपाया था अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से। तो इस बार ये 2 सबसे बड़े आकर्षण रहने वाले हैं। तो टीम में अब क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है, अब सवाल ये भी उठता है कि जो अब कुलदीप यादव है, एक अच्छे कप्तान का बहुत ज्यादा निर्भर करता था उनका परफॉर्मेंस कि कप्तान के साथ उनका रैपो कैसा है। जब जब महेंद्र सिंह धोनी रहे उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा, जब जब ऋषभ पंत रहे उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा, लेकिन अन्य कप्तानों के साथ कई बार वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते। अगर आप दिनेश कार्तिक को देखें, उनके अंडर ये खेले थे केकेआर की तरफ से, इनके परफॉर्मेंस में बहुत गिरावट आ गई थी। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि चाहे वो अक्षर पटेल कप्तानी की कमान संभालें, चाहे केएल राहुल संभालें, जैसा कि पार्थ जिंदल ने कहा है, को ओनर ने, ये दोनों हमारी कप्तानी करेंगे इस बार। तो दोनों के साथ मैं समझता हूं इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और इनकी बॉन्डिंग अगर कप्तान के साथ अच्छी है तो आप इनसे 100% की उम्मीद कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या 2020 जैसा परफॉर्मेंस करेगी या उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी जो उसने आज तक कभी नहीं किया, खिताब नहीं जीत पाई है ये। और अब हम यही उम्मीद करेंगे कि ये टीम एक अच्छी टीम बनी है, ठीक ठाक टीम बनी है, बल्लेबाजी विस्फोटक है, लेकिन विकेट ना गिरें, और विकेट अगर गिरते भी हैं तो संभालने वाला कोई प्लेयर होना चाहिए, और वो काम बखूबी केएल राहुल चौथे नंबर पर कर सकते हैं। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।